चलिए दोस्तों, आज हम उस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हो गई थी। ये कहानी है प्रेम कथा की, क्योंकि इस कहानी में है सच्चाई, दर्द और प्यार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइटैनिक मूवी, जिसे 1997 में रिलीज़ किया गया था। यह सच्ची घटना पर आधारित रोमांटिक मूवी है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। यह समय होता है 1997 का, जहां हमें दिखाया जाता है कि अंटार्कटिक में एक बहुत ही बड़ा शिप है जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पानी में डूबे 3823 मीटर के नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जहाज दफन है वही सदी का सबसे बड़ा जहाज है, जिसे टाइटैनिक कहा जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह बताते हैं यहाँ से कई साल पहले 15 अप्रैल 1912 को जब यह जहाज डूबा था तो उसके साथ एक काफ़ी कीमती हीरा, जिसका नाम था द हार्ट ऑफ ओशियन, वो भी यही कहीं दफन हो गया था। उसी हीरे की तलाश के लिए सभी काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें कुछ कामयाबी मिलती है। वहाँ पर उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे वो वापस लेकर आते हैं। उसको खोलने के बाद उन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं। वो सोचते हैं कि वो हीरा इसी तिजोरी में होगा, मगर वहाँ पर वो हीरा होता ही नहीं। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में एक लड़की थी और साथ में उसके नीचे लिखा था 14 अप्रैल 1912, यानी यह वही वक्त था जिसके एक दिन पहले इस हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी और इसके बाद में सभी न्यूज़ चैनल पे यह खबर दिखाई जा रही होती है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज़ को देखती है, जो कि अपनी पोती के साथ में अपनी नई जिंदगी गुजार बसर कर रही होती है। उसे कहती है, मुझे इन लोगों से बात करनी है। और जब उस बूढ़ी औरत की बात एक कैप्टन से कराई जाती है तो वो उससे पूछती है कि आपको हार्ट ऑफ ओशियन मिल गया? तब वो कहते हैं कि हमारी कोशिश जारी है, मगर अभी तक हमें मिला नहीं है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती है? तब वह कहती है, हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उस बूढ़ी औरत उसके साथ उसके पोती को उनके बोट पर लाया जाता है, जिसका नाम रोज डॉर्सन होता है। यहाँ पर शोधकर्ता उन्हें बताते हैं कि यहाँ से 84 साल पहले, यानी कि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, वो पानी में डूब गया। वहाँ पर रोज डॉर्सन को उसकी 3D मॉडलिंग भी दिखाई जाती है, मगर रोज कहती है कि एक्सप्लेन करने में काफ़ी अच्छे है, मगर मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस वक्त महसूस किया था। तो कैप्टन कहता है, क्या वो आप मुझे बता सकते हैं? यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रोज की फैमिली वह अपने मॉम के साथ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं, जिसमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं, जिनका नाम क्लिंटन होता है, जो लोग काफ़ी अमीर घराने से आए थे। साथ ही शिप पर 3 क्लास के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास, जिसमें शाही और अमीर लोग मौजूद थे। सेकंड क्लास में वो लोग जो मिडिल क्लास से कहलाते हैं, और थर्ड क्लास में, यानी कि तीसरे दर्जे में के वह लोग जो महंगा टिकट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि गरीब लोग। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर, यानी कि जैक्सन, जो कि अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहे होते हैं और जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक के टिकट्स की। किस्मत अच्छी होने की वजह से वो टिकट उसको मिल जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ उस शिप पर चढ़ जाता है। रोज, जिसे आर्ट का काफ़ी शौक था, वो अपने कमरे में काफ़ी एंटिक पेंटिंग और साथ ही ऐसे नमूने रखा करती थी जो काफ़ी पुराने हुआ करते थे। तभी वह क्लिंटन उसे कहते हैं कि पुरानी चीज़ काफ़ी खूबसूरत होती है, मगर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। यहाँ पर टाइटैनिक के सभी कैप्टन अब उसके टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये न्यूयॉर्क हमें काफ़ी कम समय में पहुँचा देगा। तब वहाँ के कैप्टन इस शिप को पूरी स्पीड के साथ चलाने को कहते हैं। फिर टाइटैनिक पानी की लहरों को चीरते हुए अपने हाईएस्ट स्पीड पर चलने लगती है। अब ये एक आसामी परिवार, जो अपने दर्जे और रुतबे को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ पार्टी में जाना पड़ता है, म्यूज़िक सुनना पड़ता है और अच्छे कपड़े पहनकर बहुत तहजीब के साथ लोगों से बिहेव करना पड़ता है। यह सारी चीज़ें रोज़ को उसने माँ ने सिखाए थे, मगर काफ़ी वक्त बीत चुका था जब उसने अपने आप की ज़िंदगी को खो दिया था और वो खुद जीना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी इन सभी रीति रिवाजों को फॉलो करे, इसलिए वो वहाँ से पार्टी छोड़कर भाग जाती है और सोचती है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। अगर आज़ादी की ज़िंदगी नहीं है तो फिर जीने का क्या मकसद? और वो वहाँ से जहाज के सबसे एंड पॉइंट पर पहुंचकर वहाँ से कूद के अपनी जान देने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर पहुंच जाता है जैक और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा। अगर तुम कूदी तो मैं भी कूदूंगा। जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही बेकार मत करो। और जैक की बातों पर विश्वास करके रोज उसका हाथ थाम लेती है।
और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन जैक उसे अपनी पूरी ताकत से वहाँ से ऊपर खींच लेता है और ब्रेक पर लेकर आता है। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले और साथ ही क्लैंगटन भी पहुँच जाते हैं। वही क्लैडन ये बात सोचता है कि यहाँ पर जैक रोज का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोज कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर पूरी शिप का प्रॉपलर देखने आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर टॉस ने बचाया। तब वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि मिस्टर क्लिंगटन, इसने इसकी जान बचाई है तो कम से कम इसको बख्शिश तो मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर क्लिंगटन कहता है कि ठीक है, इसे 20 रुपए देना। तो रोज कहती है कि मेरी जान बचाने के बदले सिर्फ 20 रुपए, क्या मेरी कीमत इतनी कम है? तो वहाँ पर क्लिंगटन आकर जैक से कहते हैं क्यों ना कल शाम का खाना आप हमारे साथ खाएं। और अगले दिन मॉर्निंग में जैक और रोज की मुलाकात दोबारा होती है और यह दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहाँ से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। तो जैक बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, जहाँ पर छत मिलती है और जहाँ पर रहने की जगह, मैं बस वही बस जाता हूँ। उसके पास में उसकी ड्राइंग बुक भी थी। तो रोज कहती है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? और जब उसे खोलकर देखती है तो उसे काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलती है। वहाँ पर जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपने न्यू ड्राइंग्स करना काफी अच्छा लगता है और ये एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अब इसी के साथ शाम का वक्त हो जाता है, जहाँ जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास के अंदर डिनर पार्टी के लिए आया हुआ होता है। तो यहाँ पर क्लिंगटन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास से आया है, ना ही खुद का कोई व्यापार है और ना ही कोई बड़ी सी कंपनी। तो इसके जवाब में जैक उससे कहता है कि कल तक मैं फुटपाथ पर था और आज आप सभी के बीच में बैठकर डिनर कर रहा हूँ। यह जिंदगी किसी वक्त भी कोई भी मोड़ ले सकती है, इसीलिए इसका हर दिन जी भर कर जीना चाहिए, हर एक पल को महसूस करना चाहिए जो जिंदगी ने हमको दिया है। इसके इन बातों को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जैसे काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन रोज की मॉम को यह बात पसंद नहीं आती। इसी वजह से जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। जाने से पहले वो रोज के हाथ में एक चीज पकड़ा जाता है और कहता है मुझे 9 बजे सीढ़ियों के ऊपर आकर मिलना। और ठीक 9 बजे रोज वहाँ पर पहुँच जाती है जैक से मिलने। यहाँ पर जैक उसे बताता है कि बड़े अमीर लोगों की इतनी तहजीबदार पार्टी का मुझसे कोई शौक नहीं है, मुझे तो मेरी टाइप की पार्टी पसंद है। इसी के साथ वह दोनों थर्ड क्लास में पहुंचकर काफी एंजॉय करने लगते हैं, खूब सारी शराब पीते हैं और काफी सारा डांस भी करते हैं और उन पलों को एंजॉय करने लगते हैं जो कि किस्मत ने उन्हें दिए थे। मगर क्लैडन को यह बात पता चल जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। वही शाम को उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, हमारा नाम जो कि काफी इज्जतदार है सिर्फ और सिर्फ वही बचा है हमारे पास। अगर तुमने क्लैडन से शादी नहीं की तो हम जमीन पर आ जाएंगे। तो रोज कहती है आखिर मैं ही अपना त्याग क्यों करूं, आप काफी स्वार्थी नहीं हैं? तब उसकी माँ कहती है तुम भी तो स्वार्थी हो जिसे मेरी परवाह नहीं है। इस वजह से रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जाते और वो क्लिंटन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जैक उसके पीछे से ढूंढता हुआ आता है और बात करने की कोशिश करता है तो रोज उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है और कहती है मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी शादी अब क्लैडन के साथ तय हो चुकी है और मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल सकती। यह बातें सुनकर जैक काफी नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो चुका था और वो जैक के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है। जैक जहाज पर सबसे टॉप पॉइंट पर यानी कि सबसे आगे खड़ा था। अब यहाँ पर रोज भी पहुंच जाती है और इसी के साथ हमें इस कहानी का सबसे शानदार सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी बाहें फैलाए इस पूरे सीन में सबसे आगे खड़े होते हैं। इस मूवी का यह सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन लगता है। इन खुशी के पलों को रोज कैद कर देना चाहती थी, इसलिए वो जैक से कहती है कि जो पेंटिंग्स तुमने पेरिस वाली लड़कियों की बनाई थी वैसे ही सेम टू सेम पेंटिंग मुझे भी चाहिए, मैं हीरा पहनना चाहती हूँ। तो जैक कहता है कि ठीक है, हीरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रोज कहती है मैं सिर्फ हीरा पहनना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। दूसरा आइकॉनिक सीन होता है इस पूरी मूवी का। तब जैक शर्माते हुए रोज की पेंटिंग बनाने लगता है। इसी के साथ पेंटिंग में डेट डाल दी जाती है 14 अप्रैल 1912। पेंटिंग के खत्म हो जाने के बाद रोज अपना हीरा उतारकर जैक को दे देती है और कहती है इसे सेफ में रख देना। और जब जैक तिजोरी की तरफ बढ़ता है तो गलती से अपनी ड्राइंग बुक भी उस तिजोरी में रख देता है और तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है जो क्लैंडन का आदमी होता है। वो उससे बचने के लिए अब वो दोनों वहाँ से भागते हैं। ये पूरे शिप में भागते फिरते हैं उस इंसान से बचने के लिए
और फाइनली जहाँ पर सारे की सारी डाक यानी कि ट्रांसफ़र करने वाले सामान रखे जाते हैं, वहाँ पर एक कार भी रखी होती है और अब ये दोनों उस कार में चले जाते हैं और फर्स्ट टाइम वहाँ पर इन दोनों का एक इंटीमेट सीन होता है। इस वक्त दोनों की दूरियाँ काफ़ी नज़दीकी में बदल जाती है और यह दोनों ही अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय करने के लिए वापस से शिप के सबसे टॉप पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऊपर खड़े चौकीदार भी उन्हें देखने लगते हैं, मगर इसी बीच उनके सामने काफ़ी बड़ी चट्टान आ जाती है जो कि बर्फ़ की होती है। इस वक्त तक इन लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया होता, मगर जैसे ही वो सामने उस चट्टान को देखते हैं तब वो जोर से चिल्ला कर बाकी सभी नागरिकों को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, क्योंकि अगर हम सामने गए तो चट्टान से टकरा जाएंगे। सभी पायलट मिलकर शिप की रफ्तार को कम कर देते हैं और इसे बाई तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी जान लगा देने के बावजूद भी टाइटैनिक शिप का निचला हिस्सा उस चट्टान से टकरा जाता है। इस वजह से टाइटैनिक के निचले पोजीशन में पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर शिप के सभी बड़े बड़े कैप्टन पहुँच जाते हैं और इसी के साथ वहाँ का ब्लूप्रिंट खोलकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है ताकि हम ये शिप रिपेयर करके सभी लोगों की जान बचा सके। मगर तभी एंट्री होती है उसकी जिसने ये पूरा शिप बनाया होता है और वो कहता है ये शिप सिर्फ लोहे से बना है और हमारे पास कुछ ही समय है यहाँ से पानी निकालने का, मगर वो समय भी काफ़ी नहीं होता क्योंकि यह शिप काफ़ी तेज गति से पानी की ओर डूब रहा है। वही दूसरी तरफ वो आदमी क्लिंटन को बता देता है कि जैक रोज के साथ में था। वही दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। क्लैडन पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है कि मेरी तिजोरी से हीरा गायब है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाए। जैसे ही वो दोनों सामने आते हैं तो क्लैडन उस हीरे को जैक के पॉकेट में डाल देता है। इस वजह से पुलिस जैक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पर आ चुका था, वहीं पर जैक के हाथ बांध दिए जाते हैं। अब पूरे शिप में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। वह शिप के अंदर काफी सारी लाइफ बोट पड़ी होती है। इसके अंदर 65 आदमी तक बैठने की जगह होती है जिसे 70 आदमियों को बिठाकर तोला हुआ होता है। इसमें 65 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, मगर फिर भी पहले दर्जे के लोग जो काफी अमीर हुआ करते थे उनकी वजह से वो बोट को 12-12 या फिर 20-20 लोगों के साथ ही उतार दिया जाता है। इस वक्त कैप्टन के आदेश के अनुसार वहाँ पर बोला गया था कि औरतों और बच्चों को इस स्थिति में भेजा जाए, मर्दों को बाद में भी बचाया जा सकता है। एक तरफ क्लैडन रोज को अपने साथ शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ। और वह उसे बचाने के लिए वापस से जैक के पास जाती है, मगर जब वो उसे देखती है तो उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई होती है। वो लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो वापस आकर जैक को उस कुल्हाड़ी से उसकी हथकड़ियाँ खोलने के लिए मदद करती है। फाइनली इसमें दोनों कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक वह टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं तब तक वहाँ पूरे शिप के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ होता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। यहाँ पर इस कहानी से रिलेटेड एक और फेवरेट सीन आता है। इजाज के कुछ म्यूजिशियन जिन्हें पता चल चुका था कि हमारा आखिरी समय चल रहा है, तो वो काफ़ी देर तक लोगों को मनोरंजन और उनको शांत करने के लिए म्यूज़िक बजाते हैं। और जब उनकी बारी आती है जाने की, वहाँ से जान बचाने की, तो वहाँ से एक म्यूजिशियन वापस लौट आता है और कहता है म्यूज़िक ही मेरी जान है और म्यूज़िक ही मेरा जहान है। उसे देखकर बाकी के सभी म्यूजिशियंस भी उसके साथ जाते हैं और अब देखते ही देखते यह शिप 2 टुकड़ों में बट जाता है। एक तरफ तो सारे लोग जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं और कुछ लोग जहाज के टॉप पोजीशन पर जाने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे करके यह विशाल जहाज अब पानी की ओर चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब जैक और रोज भी डूब जाते हैं, मगर उनको वहाँ पर एक लकड़ी का पुट्ठा मिल जाता है। इसकी वजह से जैक वहाँ पर रोज की जान बचा लेता है। वह पानी इतना ठंडा होता है कि ठंडे पानी की वजह से हर कोई अपनी जान गंवाता चला जाता है। कैप्टन ने जब आखिरी पॉइंट पर बात की थी कि हमें मदद की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने कहा था मदद अगली सुबह तक ही आ पाएगी। इस वजह से उनके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ ठंडे पानी की वजह से हर कोई बर्फ़ में जमता जा रहा था, वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हमारे साथी और उनके परिवार वालों की जान बचाई जाए। बोट चलाने वाले सेलर सभी औरतों और बच्चों को एक बोट में डालते हैं और बाकी 5-6 सेलर मिलकर बाकी मरे हुए लोगों के पास जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी भी कोई जिंदा है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैक और रोज को, जहाँ पर जैक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। रोज उससे कहती है कि मदद आ चुकी है, सभी सेलर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारी जान बच सकती है।
मगर इस वक्त तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर जैक की जान चली गई थी। इस वजह से वो आखिरी अलविदा भी नहीं कर पाता रोज को और वहीं पर पानी में डूबकर उसकी जान चली जाती है। इतनी ठंड की वजह से रोज कुछ कह भी नहीं पाती। जब सेलर वहाँ पहुँचते हैं कि क्या कोई जिंदा है यहाँ पर, क्या आपको हमारी मदद चाहिए, वही रोज के गले में जान ही नहीं होती। अब वहाँ से वह सेलर जाने लगते हैं। रोज चिल्लाती है मगर ठंड की वजह से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी वहाँ पड़ी एक सीटी उठाकर जोर से बजाने लगती है। जब सेलर उसकी सीटी की आवाज सुनते हैं तो सभी उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अगले दिन ये सब लोग अपनी जान बचाते हुए न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच चुके होते हैं। इस वक्त भी क्लैडन अपने रोज को ढूंढ रहा होता है, मगर इस वक्त रोज अपना नाम चेंज करके डॉर्सन रख लिया होता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सिर्फ कैप्टन उनकी पोती से बात कर रहे होते हैं। वही दूसरी ओर रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हीरे के साथ उस शिप के लास्ट पॉइंट पर आ जाती है। शोधकर्ताओं के द्वारा उसे पता चलता है कि लोग आज भी पानी के इस मलबे में हीरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली रोज हीरे को उस पानी में डालकर अपने आप को उन यादों से मुक्त कर लेती है। जैक से मिलने के बाद रोज को अपनी जिंदगी की अहमियत के बारे में पता चला कि जीवन की क्या अहमियत है। उसे तभी पता चला था। इस वजह से रोज ने पूरी दुनिया का सफर किया और हर पल को एंजॉय किया, जो कि जिंदगी को जीने के लिए काफी था। और जब ये उसकी जिंदगी का आखिरी मोमेंट था तो उसी के साथ वो अपनी उस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ टाइटैनिक आज भी जिंदा थी। और ये वही रात के 9 बजे थे जहाँ जैक रोज का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।